हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है स्टूडेंट, कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध होता है यानी कि किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस चालक में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, उसका एक प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, इसकी परिभाषा भी पढ़ेंगे क्योंकि मैंने पढ़ा भी दिया है, वीडियो अपलोड हैं, चैनल पर डले हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक में धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। रुकावट क्या होती है कि एक पॉजिटिव धनायन होते हैं जो उस चालक के अंदर होते हैं। ठीक है नहीं, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और जो धनायन होते हैं विपरीत डायरेक्शन में गति करते हैं। तो इस कंडीशन के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धनायन से टकराते हैं, जिससे क्या होता है? एक रुकावट उत्पन्न होती है। एक वोल्टेज क्या करता है? उनको धक्का देता है, तो उन्हें एक रुकावट सी महसूस होती है। तो कुछ ऊर्जा अपनी वो धनायन को दे देते हैं। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार क्या होगा? तार में हीट भी उत्पन्न होती है, परंतु फिर भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धारा मतलब धारा का प्रवाह करते हैं, क्योंकि वो गुजर जाते हैं वहां से। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से उनके अंदर क्या होता है? प्रतिरोध होता है, अवरोध होता है, उसे हम कहते हैं धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसे ही हम कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं। सेल के अंदर भी क्या होता है? एक प्रतिरोध होता है। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जब एक सेल होता है, एक सेल को इस प्रकार से बनाया जाता है, एक डंडा छोटा होता है और एक डंडा क्या होता है उसका बड़ा, तो एक प्लस और एक माइनस। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये सेल का प्रतीक होता है। इस सेल के अंदर भी क्या होता है कि प्रतिरोध लगता है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जैसा कि ये आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये सेल का चित्र है, एक सेल का अंदर का चित्र है। मैंने क्या किया? मैंने इसको क्या दिया? मैंने इसको मान लेता हूं कि 50 वोल्टेज दिया। कितना दिया? 50 वोल्टेज। मैंने यहाँ पर एक सेल है, इस सेल से मैंने एक बल्ब को लगा दिया। मैंने 50 वोल्टेज दिया और 45 वोल्टेज इसको मिला, क्योंकि तो इसको 45 वोल्टेज को मिला। 5 वोल्टेज कहाँ गया? मतलब ये था कि हमें चाहिए था कि 50 वोल्टेज। ठीक है नहीं, तो हमने क्या किया? जब इसको बल्ब को दिया तो यहाँ से क्या हुआ कि 50 वोल्टेज में से 45 वोल्टेज केवल इस बल्ब को मिला। ठीक है नहीं, कितना मिला? 45 वोल्टेज। तो अब 50 वोल्टेज में से 5 वोल्टेज कहाँ गया? यानी कि 5 वोल्टेज की हानि कहाँ पर हो गई? तो वो कहाँ पर हानि होती है उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर आपको जब 50 वोल्टेज की हमने एक बैटरी या सेल बनाया था, जिससे 50 वोल्टेज उत्पन्न होता है, मान के चलते हैं कि 50 वोल्टेज यहाँ से उत्पन्न हो रहा है। 50 वोल्टेज में से केवल इसको 45 वोल्टेज मिल रहा है। जब हमने इसकी रीडिंग करी तो इसको कितना मिल रहा है? 45 वोल्टेज। तो इसमें से 5 वोल्टेज कहाँ गया? ठीक है नहीं, तो 5 वोल्टेज का पता लगाने वाले हैं। तो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आपको जब हमने इसको 50 वोल्टेज का बनाया था तो इसको 45 वोल्टेज मिला। 5 वोल्टेज की हानि कहाँ पर हुई? ठीक है नहीं, तो देखो 5 वोल्टेज की जो हानि हुई वो किस प्रकार से हुई? वो होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध में। कहाँ पर हो जाती है? आंतरिक प्रतिरोध में। हमने इसको 50 वोल्टेज का बनाया, तो 50 वोल्टेज में इसने 45 वोल्टेज प्रतिरोध को दे दी, इस वाले को यहाँ ऊपर लगाए। बाकी जो है वो इसके अंदर, यहाँ पर भी एक क्या होता है स्टूडेंट? प्रतिरोध होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक प्रतिरोध बाधा आती है, क्योंकि यहाँ पर एक अपघट्य पदार्थ भरा हुआ होता है, तो धारा के मार्ग में बाधा आएगी। क्योंकि
सर्किट कंप्लीट कब होता है? जब पूरा यहाँ से आवेश प्रवाहित होकर यहीं आ जाए। तो यहाँ एक विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा है, आयनों में क्या होता है, विद्युत होता है, जिससे क्या धारा का प्रवाह होता है। तो ऐसे ही क्या होगा यहाँ पे कि अंदर भी एक प्रतिरोध लगता है, जिसको हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर। क्या कहते हैं इसको? स्मॉल आर कहते हैं। तो यहाँ ये इसका प्रतिरोध है, बाधा जो है, प्रतिरोध का मतलब बाधा। तो ये बाधा जो है ये वोल्टेज खाती है, वोल्टेज खाती है। तो ये 5 वोल्टेज खा करके यहाँ तक आ पाता है। फिर से क्या होता है, फिर से धन पे आ जाएगा, फिर से आगे को जाएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से ये 5 वोल्टेज की हानि कर लेता है। तो आंतरिक प्रतिरोध में क्या हो जाती है, 5 वोल्टेज की हानि हो जाती है। और यही होती है क्या इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध। ये होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध। और 5 वोल्टेज की हानि कहाँ होती है वो हमने यहाँ पे पता कर लिया, ठीक है नहीं। तो 5 वोल्टेज की जो हानि हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, वो हो रही है आंतरिक प्रतिरोध में। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि एक चालक में धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। इसी प्रकार सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। ये इसकी क्या होती है, डेफिनेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ चुके होंगे। अब चलते हैं इसकी परिभाषा वगैरह देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, परिभाषा क्या है इसकी? सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। यानी कि सेल के अंदर आने वाली धारा के मार्ग में बाधा को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है नहीं, किससे किया जाता है, स्मॉल आर से। तो यहाँ पर हो जाएगा V बराबर हो जाएगा IR, क्योंकि एक टर्मिनल वोल्टता के लिए जब हम निकालते हैं प्रतिरोध पर लगता है, किसी भी चालक पर लगने वाला जो वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है, ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR के। तो ऐसे इसके अंदर जो लग रहा है वोल्टेज वो स्मॉल v है। तो स्मॉल v बराबर हो जाएगा IR, यानी कि स्मॉल r। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। अब सेल के आंतरिक प्रतिरोध को किस प्रकार से दिखाया जाता है, किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? तो उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, आप देख सकते हैं। एक सेल बनाया जाता है, उसमें छोटा सा प्रतिरोध लगा दिया जाता है, और वो स्मॉल प्रतिरोध होता है उसे एक बॉक्स एक लाइन से अंडरलाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसको दिखाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का निर्भरता क्या है, किस किस पर निर्भर करता है। तो चलिए, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट, आपको ये चित्र दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड किस पे करेगा। देखो, यदि मैं इन प्लेटों की दूरी बढ़ा दूं, ये दूरी अभी कितनी है उससे और आगे बढ़ा दूं, तो अब यहाँ से जो धारा होगी गुजरने के लिए उसे काफी रास्ता तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर भी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा हम कहें, अगर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड का आकार बढ़ा दें, यानी कि इनका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, तो जब क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो इनके बीच की दूरी भी कम हो जाएगी और यहाँ पर इनकी बाधा भी कम हो जाएगी। ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा कम। ये हो जाता है कम, इनका क्षेत्रफल बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध का मान हो जाता है कम। ठीक है नहीं। और दूसरी बात, यदि मैं इसमें एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भर दूं, ठीक है, एक बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, आप घट पदार्थ होता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भर दूं तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई चीज गाढ़ी हो, गाढ़ी चीज शहद वगैरह है, उसको बहने में काफी टाइम लगता है, ठीक है नहीं, परंतु उसी प्रकार एक पानी डाल दिया जाए तो आराम से बह जाता है। अगर कोई गाढ़ी चीज है तो उसके अंदर से गुजर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो धारा उसके अंदर से गुजरेगी, तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। और जैसे तापमान देंगे तो तापमान देने पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिससे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसकी क्या होती हैं, निर्भरताएं होती हैं। तो चलिए आगे की तरफ इनको देख लेते हैं। स्टूडेंट, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, आंतरिक प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है। तो मैंने लिखा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर प्लेटों की बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह समानुपाती कहो या अनुक्रमानुपाती कहो, बात एक ही होती है। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बीच की दूरी बढ़ाऊंगा प्लेटों की, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है। तो आर प्रोपोर्शनल होता है एल। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। दूसरा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य पदार्थों में डूबे
इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये व्युत्क्रम का संबंध होता है, व्युत्क्रम में होता है तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है नी। अब यहाँ पर ये समीकरण दूसरा बन गया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से करेंगे तो जब इनको मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। क्या बन जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। जब इनको मिलाया गया तो ये बन गया आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आ गया, के एल अपॉन ए। के यहाँ पर होता है सेल का नियतांक, क्या होता है, सेल नियतांक होता है, ठीक है नी। तो ये तुम्हारा यहाँ पर संबंध निकल के आता है। अब हम देखते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट लिखा है मैंने, सेल का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर निर्भर करता है। अपघट्ट की सांद्रता पर, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ जो है उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है। सांद्रता अधिक होने पर आर का मान बढ़ जाता है। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। अगर गाढ़ापन ज्यादा होगा किसी भी सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह या किसी अपघट्ट पदार्थ में तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, ठीक है नी। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है। तापमान बढ़ाने पर आर का मान घट जाता है। इसका मतलब यह है तापमान बढ़ाएंगे, जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल था, कोई वैद्युत अपघट्ट सांद्र था, वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा, आयन तेजी से गति करेंगे, ठीक है नी। तो इसमें क्या हो जाएगा, तापमान पर भी निर्भर करता है। तापमान बढ़ाने पर यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाता है, क्योंकि विलयन की श्यानता घट जाती है। श्यानता का मतलब होता है कि जो उसकी बहने की जो क्षमता है, ठीक है नी, जो कम बहेगा उसकी श्यानता क्या होती है, मतलब श्यानता जो होती है उसकी कम होती है, तो उसकी श्यानता घट जाती है। श्यानता मतलब कम हो जाती है। जैसे पानी की श्यानता कम होती है और गाढ़ी चीज़ की ज़्यादा श्यानता होती है। जो चीज़ ज़्यादा बहती है उसकी श्यानता कम होती है और जो कम बहती है उसका श्यानता ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से होते हैं, ये इसकी निर्भरता होती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। तो उम्मीद करते हैं यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।